स्वागत है दोस्तों आज की नई कहानी में। आज की कहानी है नकाब और आँखें। मेडिकल स्टोर से दवा खरीद कर वो पीछे घूमा और उसकी नज़रें उससे टकरा गईं। वो हिरनी जैसी बड़ी बड़ी आँखें उसके अंतर मन में बस गई। काले रंग का बुर्का पहने उसके चेहरे पर आँखों के अलावा कुछ भी तो नहीं दिखता था। अगले दिन कॉलेज के बगल में स्थित स्टेट बैंक के चालान काउंटर पर स्टूडेंट्स की भीड़ के बीच खड़ा वो अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहा था। कॉलेज ने फीस जमा करने के लिए नया फरमान जारी किया था। अब फीस केवल चालान के माध्यम से ही जमा होगी। बैंक ने भी यह सेवा सप्ताह में केवल एक दिन देने का निर्णय किया था। बड़ी मुश्किल से उसने फीस जमा की और बाहर निकला। सिर झुकाए गेट पार करने की फिरार में वो किसी से टकराया। सॉरी बोलते हुए उसने सिर उठाया और वहीं जानी पहचानी बड़ी बड़ी आंखें उसने अपनी ओर देखती हुई देखा। 2 दिन में 2 बार उसका सामना उन बड़ी बड़ी आंखों से हुआ था। वो बाहर साइकिल स्टैंड पर आया और साइकिल उठाकर पैदल ही फुटपाथ पर चलने लगा। अचानक पीछे से एक तेज रफ्तार बाइक आई और अनियंत्रित होकर ठीक उसकी बगल में खड़े बिजली के पोल से टकरा गई। बाइक सड़क पर गिरी और बाइक के पीछे बैठे आदमी का सिर पोल से जा भिड़ा। अफरा तफरी मच गई। उस समय उसने इंसानियत के नाते उस घायल और बेहोश बुजुर्गवार को अस्पताल पहुंचाया। उसकी हालत गंभीर थी। उसने जब फ़ोन से उसके घर हादसे की सूचना दी। 1 घंटे में उन घायल बुजुर्ग के परिवार अस्पताल पहुँचे। डॉक्टरों की टीम ऑपरेशन की तैयारी कर रही थी और इस क्रम में ए पॉजिटिव खून के ग्रुप की जांच भी की गई। शाम के 5 बजे थे। डॉक्टरों के अनुसार उन्हें तत्काल खून चाहिए था। बुजुर्गवार के परिजन में अपना ब्लड टेस्ट करवाया, लेकिन किसी का भी ब्लड ए पॉजिटिव नहीं ठहरा। उसने भी टेस्ट करवाया और ग्रुप मैच कर गया। समस्या का तात्कालिक समाधान हो गया था। ब्लड डोनेट कर वह बाहर आया और बिना किसी से कुछ बोले बाहर की ओर भागा, क्योंकि घटना स्थल पर उसी बिजली के पोल के सहारे वह ताला लगाकर अपनी साइकिल खड़ा कर आया था। वह हॉस्पिटल गेट तक पहुंचा ही था कि पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो पीछे घूमा और फिर एक बार उसकी आंखें उन बड़ी बड़ी आंखों से टकरा गई। इस बार उसे एक मीठी आवाज़ भी सुनाई दी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। किसी बात का शुक्रिया, वो बोला। आप मेरे अब्बू को अस्पताल लेकर आए, अपना खून दिया, इस बात का शुक्रिया। आवाज़ आई। एक शर्त पर शुक्रिया कबूल है कि आप पहले अपना नाम बताइए। वो बोला। जी नूर। और आपका नाम? प्रकाश नाम है मेरा। जी। एक बार फिर से शुक्रिया। और हंसते हुए उसने चेहरे से नकाब हटाई। उसका दिल जोर से धड़का और वो मुंह फाड़े एकटक नूर का नूरानी चेहरा दिखने लगा। आपने आपको काबू में कर वो नूर से बोला, अब इजाज़त दीजिए। ठीक है, चले जाइएगा। अब्बू ऑपरेशन थिएटर में हैं। मेरी गुजारिश है, प्लीज़ 1 कप चाय पी लीजिए। नूर ने कहा। प्रकाश इनकार नहीं कर सका। वे दोनों एक रेस्टोरेंट के कोने में बैठे चाय पी रहे थे। दोनों के बीच गहरी खामोशी अपना दामन फैलाए खड़ी थी, लेकिन उनकी आंखें आपस में ही बातें कर रही थी। चाय का कप खाली हो गया। वेटर कप प्लेट उठा ले गया, लेकिन आंखों की बातें खत्म ही नहीं हो रही थी। अचानक नूर की नज़रें झुकी। प्रकाश को लगा वह किसी सम्मोहन से बाहर निकल आया। नूर ने खामोशी से उसकी जेब से पेन निकाला और उसका दायां हाथ अपने बाएं हाथ में पकड़ा। प्रकाश के शरीर एक सिरहन सी दौड़ गई। नूर ने उसकी हथेली पर अपना नंबर लिख दिया और पेन पकड़ाकर उसी हथेली उसके
आगे कर दी। प्रकाश अपनी हथेली देख रहा था और वो दोनों रेस्टोरेंट के बाहर आए। प्रकाश एक बार फिर एकटक उसका चेहरा देखने लगा। वो बोली, अब इजाज़त है, आप जाइए। प्रकाश ऑटो में सवार हुआ और साइकिल लेकर घर पहुंचा। प्रकाश की कहानी बड़ी करुणिक थी। उसकी अपनी माँ उसने कभी देखा नहीं था। जब वो 4 साल का था तभी उसके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया था। कुछ दिन तक तो सब ठीक चलता रहा। फिर जब प्रकाश 12 साल का हुआ तब उसके 2 सौतेले भाई संसार में आ चुके थे। धीरे धीरे सौतेली माँ की निगाह बदलने लगी। जब वो 15 साल का हुआ तो जिस दिन उसने हाई स्कूल प्रथम श्रेणी में पास किया, उसी के एक सप्ताह बाद उसके पिता की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई और प्रकाश के बुरे दिन शुरू हो गए। एक दिन मजबूर होकर उसे घर छोड़ना पड़ा। अब जिंदगी के साथ एडजस्ट करने की आदत डालनी थी और उसने बखूबी एडजस्ट किया। छोटे बच्चों का होम ट्यूशन बनकर और छोटे मोटे पार्ट टाइम काम करके उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी। अब वो एक्सेल इंस्टीट्यूट से फाइनल आर्ट्स की मास्टर डिग्री पूरी कर रहा था। ये कॉलेज आर्ट्स का टॉप कॉलेज था और एक प्रतिष्ठित कला संस्थान था। ग्रेजुएट होते ही उसने कई कंपनियों में आर्ट डिज़ाइनिंग का काम ऑनलाइन शुरू कर दिया था, जो ठीक ठाक चल रहा था। उसे अब जीविकोपार्जन के लिए कोई और काम नहीं करना पड़ता था। नूर की आंखों में खोया वो घर पहुंचा। 2 कमरों का वो फ्लैट अपने मेहनत से खरीदा था। उसका जीवन स्तर बहुत साधारण था। घर पहुँच कर उसने चाय बनाई और प्याली पकड़े अपने आर्ट स्टूडियो में घुसा। कैनवास के सामने खड़ा हुआ कपड़े से ढकी एक पेंटिंग पर उंगलियां फिरा रहा था। उसने पेंटिंग से कपड़ा हटाया और एक बार फिर उसका उन्हीं 2 बड़ी बड़ी आंखों के सामना हुआ। दिन रात 2 बजे तक वो पेंटिंग कर रहा था। अब उन आंखों के इर्द गिर्द नूर कर चेहरा आकार ले रहा था। उसके दाएं हाथ की हथेली खोली और उसका दिल धक्का सा रह गया। नूर का नंबर मिट गया था, केवल उसकी परछाई बाकी थी। वो भी स्पष्ट नहीं थी। एक लंबी सांस खींचकर वो किचन में आया। जो कुछ खाने पीने लायक मिला खाया और सो गया। सुबह 11 बजे वो कॉलेज पहुंचा और कुछ सोचकर शाम 4 बजे वो हॉस्पिटल पहुंच गया। रिसेप्शन पर उसे पता चला कि मोहम्मद इश्तियाक बेग, जिनका कल ऑपरेशन हुआ था, वे प्राइवेट वार्ड नंबर 3 में थे। वो वार्ड में पहुंचा। नूर अपने अब्बू के सिरहाने बैठी थी। प्रकाश के देखकर उसके चेहरे पर एक अनोखी चमक आ गई। दुख सुख चर्चा के दौरान उसे पता चला कि बेग साहब खतरे से बाहर हैं। आधे घंटे वहाँ ठहर कर वो नूर से बोला, इजाज़त दीजिए, अब चलता हूँ। ठीक है, चली जाइएगा, मेरी गुजारिश है। अभी तो इतना ही बोल पाई थी कि प्रकाश जल्दी से बोला, एक कप चाय पिला ही दीजिए। तभी नूर की अम्मी दोनों हाथों में झोला पकड़े आई। उन्होंने झोला रख कर सांवली आंखों नज़रों से प्रकाश की ओर देखा। ये प्रकाश है, कल ये ही अब्बू के लेकर अस्पताल आए थे और खून दिया था। नूर ने बड़ी सादगी से कहा। अभी के चेहरे पर अभाव के भाव आए और प्रकाश ने उनका अभिवादन किया। कुछ देर बाद वे दोनों उसी रेस्टोरेंट में उसी कोने वाली टेबल पर जा बैठे। प्रकाश ने अपनी सफाचट हथेली उसके सामने रख दी और बोला, प्लीज़ नंबर एक बार फिर लिख दीजिए। नूर ने अपना फ़ोन निकाला, प्रकाश का नंबर मिलाया। घंटी बजी। फिर भी अपने बैग से उसने एक परमानेंट मार्कर निकाला और प्रकाश की हथेली अपने हाथ में पकड़ा। अपना नंबर लिखकर बोली, अब हाथ भी धोएंगे तो भी नंबर नहीं मिटेगा। एक बार फिर उसके स्पर्श से प्रकाश के शरीर में शिहरन सी दौड़ गई। उस रात उसने वो नंबर मिलाया। घंटी बजी और आवाज़ आई, बड़ी देर कर दी फ़ोन करने में। प्रकाश कुछ नहीं बोला तो आवाज़ आई, हेलो, सुन रहे हैं ना? हाँ हाँ, प्रकाश बोला। 5 मिनट इधर उधर की बातें हुई और वार्तालाप बंद हुआ।
इसी बीच अपने काम के सिलसिले में प्रकाश मुंबई चला गया और 15 दिन बाद लौटा। नूर के पिता लगभग स्वस्थ हो चुके थे और अपने मेडिकल स्टोर में बैठने लगे थे। नूर उनकी इकलौती बेटी थी जो एक्सेल इंस्टीट्यूट में ज्वेलरी डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रही थी। इसी साल वो कोर्स पूरा होने वाला था। प्रकाश मुंबई से लौटकर आया और आते ही सबसे पहले नूर का पोर्ट्रेट देखा और उसने फ़ोन किया। आवाज़ आई, अरे कहाँ गायब हो गए थे? इतना फ़ोन किया आपने फ़ोन उठाया नहीं। प्रकाश ने कहा, मुलाकात होगी कहाँ? वहीं ठीक है, शाम 4 बजे उसी रेस्टोरेंट में और उसी कोने वाली टेबल पर वे बैठे थे। दोनों के बीच खामोशी फैली थी क्योंकि आंखें बात कर रही थी। इस तरह एक ही कॉलेज में पढ़ते हुए दोनों ने अपना अपना कोर्स पूरा किया। अब समय आ गया था, रास्ते अलग हो रहे थे। धीरे धीरे मुलाकातें कम हो गई थी। प्रकाश मुंबई में स्थापित हो गया था। अब नूर के परिवार में उसकी शादी के चर्चे शुरू हुए। नूर न जाने क्यों उदास हो गई, ना हाँ बोलती ना बोलती। सैकड़ों बार प्रकाश का नंबर मिलाने के बावजूद बात नहीं हो पाती। हर बार एक ही आवाज़ आती, इस नंबर की सभी सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है। इधर प्रकाश अपने आलीशान फ्लैट ड्राइंग रूम में बैठा दीवार पर लगा हुआ नूर के पोर्ट्रेट देख रहा था। वो बड़बड़ा रहा था, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ नूर, लेकिन समाज और धर्म की दीवार बीच में खड़ी है। मैं कैसे आपके साथ शादी कर सकता हूँ? आप मुस्लिम हैं, मैं हिंदू हूँ। हमारा समाज संबंध को मान्यता नहीं देगा। यही सब बड़बड़ाते हुए उसकी आंखें से टप टप आंसू गिरने लगे। फिर एकाएक उसके मुख पर दृढ़ता के भाव आए और वो जोर से बोला, कुछ भी हो एक कोशिश तो करनी ही होगी। और दूसरे दिन सुबह वो प्लेन में बैठा था। प्रकाश नूर के घर के सामने टैक्सी से उतरा। शादी का माहौल देख उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आखिरकार लड़खड़ाते कदमों से वे वेडिंग हॉल में पहुंचा, जहां नूर दुल्हन बनी बैठी थी। दूल्हा सामने बैठा था। बीच में झीना पर्दा पड़ा था। निकाह की रस्म चल रही थी। मौलवी साहब ने नूर से पूछा, आपको निकाह कबूल है? कोई आवाज़ नहीं आई। दूल्हे के ठीक पीछे प्रकाश खड़ा धड़कते दिल से नूर को देख रहा था। अपनी आदत के अनुसार वो इस स्थिति में भी एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा था। मौलवी की आवाज़ फिर गूंजी, आपको निकाह कबूल है? नूर ने एक बार अपना सिर उठाकर दूल्हे की तरफ देखा और उसकी बड़ी बड़ी आंखें प्रकाश की आंखों से जा मिली। मौलवी साहब की आवाज़ आई, क्या आपको निकाह कबूल है? नूर ने मुंह से निकाला, नहीं। अफरा तफरी मच गई। दुल्हन ने शादी के मंडप में शादी से इनकार कर दिया। उसने ऐसा क्यों किया, ये किसी को समझ नहीं आया। बारात वापस चली गई और सजे सजाए वेडिंग हॉल में प्रकाश अकेला बैठा रह गया। इस तरह से यह कहानी समाप्त होती है। आपको हमारी स्टोरी पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।